आज तो घर में काफी रौनक लगी हुई थी। छोटी नंद मानवी की शादी पक्की हो चुकी थी तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी नंद वंदना और उसके पति हिमेश घर आए हुए थे। सब लोग मम्मी जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी के भाई मतलब मामा जी भी वही कमरे में बैठे हुए थे, जबकि घर की बहू नित्या सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। नित्या को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी। जब से शादी पक्की हुई तब से यही माहौल है घर का, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति समीर को नित्या को बाहर भेजने का इशारा किया। आखिर समीर ने नित्या से कहा, नित्या हम लोग अभी कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। नित्या ने प्रश्न भरी नजरों से समीर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात वंदना ने समझ ली, इसलिए वो नित्या से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम खत्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं, और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर नित्या ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है, मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता। पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करें, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उसे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखी क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर मामा जी के साथ बाहर निकल लिए। वही दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आए और भाभी को बाय कहकर निकल गई। सासू माँ प्रतिभा जी भी बाहर आए और नित्या को काम बता दिया, बहू हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। वंदना और दामाद जी भी यही खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक नित्या भी कमरे में आ गई। समीर तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात को सुना अनसुना कर समीर बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही तुम्हें कि जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो तुम सब? तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं। अब जरूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि जरूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना, और भगवान के लिए इस बार खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ समीर अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहां से निकल गया। नित्या उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। समीर भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। नित्या वही दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद घर में काम करने वाली जमुना काकी आती दिखी। उनके आने पर प्रतिभा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे समीर भी रवाना हो गया। जमुना काकी घर में आ गई तो नित्या ने दरवाजा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जमुना काकी अपने काम में लग गई। आखिर थोड़ी देर बाद नित्या उठी और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। तब जमुना काकी उसके पास आए और उससे पूछने लगी, क्या बना रही हो बहू रानी? कुछ नहीं काकी, खाने की तैयारी करके रख रही हूँ। अभी सब लोग आएंगे तो भूख तो लगेगी है ना, सोच रही हूँ सब्जी वगैरह बनाकर रख दूँ, जब वो लोग आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी। आपको कुछ काम था उधर? नहीं, बस मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि रविवार को सगाई का प्रोग्राम तो होटल में है ना, तो मुझे कितने बजे आना है? दरअसल मेरे बेटी जमाई भी आने वाले हैं उसी दिन, तुम मुझे छुट्टी कब तक मिल जाएगी? सगाई कहते कहते नित्या रुक गई। आखिर क्या जवाब दे? उसे तो ये पता ही नहीं था कि रविवार को घर में छोटी नंद की सगाई का प्रोग्राम है। बहू रानी आपको नहीं पता? अचानक जमुना काकी ने कहा। उनकी बात सुनकर नित्या ने कुछ नहीं कहा। आखिर नित्या के मन की बात भांपते हुए जमुना काकी चुप हो गई।
आखिर वो इतना तो जानती थी कि नित्या की इस घर में क्या जगह है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नित्या को चुप देखकर वो बोली, कोई बात नहीं बहुरानी, मैं मालकिन से ही पूछ लूंगी, अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ, साफ सफाई कर दी है, कहकर जमुना काकी घर से निकल गई, जबकि नित्या सोफे पर आकर बैठ गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब समीर के पापा ने उसे अपने बेटे समीर के लिए पसंद किया था। कितना मन किया था नित्या के पापा ने, यार तेरी मेरी दोस्ती अलग बात है, लेकिन रिश्तेदारी, भला ये कैसे संभव है? तू इतना अमीर और मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, क्या दे पाऊंगा भला मैं अपनी बेटी को? अरे तो तुझे कहा किसने है कि कुछ देना है? तू तो सिर्फ बेटी दे दे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी बेटी के मेरे घर में कदम रखते ही मेरा घर रोशन हो जाएगा। समीर के पापा ने कितने विश्वास के साथ कहा था। भाई ये सब कुछ कहने भर की बातें हैं, सच्चाई की धरातल पर इन बातों का कोई मोल नहीं है, और सच्चाई यही है कि हमारे घर का तुम्हारे घर से कोई मेल नहीं है। आखिर ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन समीर के पापा नहीं माने। पर कुछ दिनों बाद नित्या के पापा का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। समीर के पापा ने एक बार फिर नित्या की मम्मी के सामने ये बात छेड़ी। आखिर जवान बेटी को विदा तो करना ही था, इस कारण नित्या की मम्मी मान गई और आखिर अपनी जिद के आगे उन्होंने समीर की शादी करवा ही दी। ये अलग बात थी कि घर में कोई भी इस शादी से राजी नहीं था। प्रतिभा जी को तो नित्या फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर वो अपने पति के कारण ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, और समीर भी इसलिए चुप रहता था कि कहीं पापा प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दे। लेकिन 2 साल पहले ससुर जी का निधन क्या हुआ, बस कहानी पूरी तरह से पलट गई। ये लोग तो नित्या को घर से भी निकाल देते, लेकिन ससुर जी जाते समय अपनी वसीयत में नित्या को भी प्रॉपर्टी में अपने 3 बच्चों के बराबर हिस्सेदार बना गए। इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन उसे परेशान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे। अबले देकर के एक जमुना काकी रह गई, जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम नित्या के हिस्से में डाल दिया गया। नित्या की औकात इस घर में ज्यादा कुछ नहीं थी। वो चुपचाप बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक न एक दिन ये लोग उसे अपना लेंगे। पर आज की ये हरकत देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। बताओ, नंद की सगाई का प्रोग्राम हो रहा है और वो भी होटल में धूमधाम से, पर उसे बताया तक ही नहीं। खैर, दोपहर के 3 बजे बज गए। तब तक सब लोग घर आ गए और हमेशा की तरह सामान लेकर सीधे प्रतिभा जी के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सब निकलकर बाहर आए और नित्या को आवाज लगाते हुए बोले, अरे भाभी, जरा खाना लगा देना, बहुत जोर की भूख लगी है। पर नित्या निकलकर बाहर नहीं आई। ये देखकर समीर अंदर कमरे में गया तो वो चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सब लोग तुम्हें आवाज दे रहे हैं। यहाँ सबको भूख लगी है और तुम मोबाइल में लगी हुई हो। ये सुनकर नित्या ने कहा, अच्छा, इस रविवार को क्या प्रोग्राम है? उसके ऐसा पूछते ही समीर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या? कुछ भी हो, तुम्हें बताना हम ठीक नहीं समझते। यहाँ पर मानवी की सगाई का प्रोग्राम है और तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, ये जानने का हक है मेरा। नित्या ने कहा, 1 मिनट, तुम पापा के कारण इस घर में हो, वरना तुमको तो कब के धक्के देकर निकाल चुके होते। और तुम्हें क्यों बताए हम? तुम्हें इस घर में रहने को जगह दे रखी है, वही काफी है। ज्यादा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है अब हमसे। अब जाकर चुपचाप खाना बनाओ, यहाँ सबको भूख लग रही है। अचानक प्रतिभा जी समीर की बात काटते हुए अंदर आते हुए बोली, अच्छा, मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाती रहूं। मैं तो इसलिए अब तक चुप थी कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे अपना लेंगे। जब आप लोग अपनाना ही नहीं चाहते हो तो अब मैं कोशिश क्यों करूं? मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक है। नित्या ने जवाब दिया। हाँ तो रोका किसने है तुम्हें? चल जाती हो आज जाओ, लेकिन जाने से पहले पापा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे नाम करके गए हैं वो रख कर जाओ। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। समीर ने कहा, 1 मिनट, कौन सा हिस्सा तुम्हें देकर जाऊं? अरे वो हिस्सा तो मैं लेकर ही जाऊंगी। आखिर मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। वो पापा जी ने मेरे नाम पर किया है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। नित्या ने जवाब दिया, मैं भी देखता हूँ कि कैसे लेकर जाती हो तुम हिस्सा। घर के बाहर कदम तो निकाल कर दिखाओ।
तुम जानती नहीं हो कि हम वसीयत में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, तुम रोकोगे मुझे? पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, कानून तो मैं भी जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि वसीयत में बदलाव सिर्फ एक वसीयतकर्ता कर सकता है। वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद वसीयत में बदलाव नहीं हो सकता और उसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे समझाने की जगह खुद संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो हिस्सा तो मैं ले ही लूं, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा ले लूं। जब नित्या ने कहा तो प्रतिभा जी समीर को चुप कराते हुए चुपचाप बाहर लेकर आ गई। आखिर डर तो उन्हें भी था कि नित्या ज्यादा कुछ यहाँ से लेकर ना चली जाए, क्योंकि कानूनी भाषा तो वो भी बोल रही है। इधर नित्या ने भी अपना सामान पैक किया और चुपचाप अपने मायके रवाना हो गई। पर उसने प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा जरूर लिया, पर इस बार प्रतिभा जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि नित्या गरीब परिवार की जरूर है लेकिन पढ़ी लिखी है और उसे कानून अच्छे से समझ में आता है।